2022 में पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया। पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं? 2027 का असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है। पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे, इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का। थैंक यू मान साहब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का, जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया। तो मैं होस्ट भी हूँ, तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में, और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हुआ, मान साहब ने बोला पंजाब आओगे, हमने बोला फट से चलते, और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए। और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है, पहली बार ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया। शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से। आप स्टार्ट कीजिए। तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे। क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए? जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियां दी थी, आमतौर पे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं, लेकिन हमारी गारंटियां थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियां देने लगी। पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियां कहने लगे। तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को। जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता। कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 एसी भी लगे, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो ज़ीरो आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, और बिजली बोर्ड को भी कोई ऐसा घाटा नहीं है। बिजली बोर्ड ने PSPCL हमारे कॉरपोरेशन का नाम है, हमने गोविंदवाल साहब में GVK कंपनी का एक थर्मल प्लांट खरीदा, पावर प्लांट जो था 540 मेगावाट का प्लांट था, 1080 करोड़ में सरकार ने खरीदा। बिडिंग में बेंगलोर में बिडिंग हुई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने प्राइवेट कंपनी से एक अदारा जो 1000 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदा, और पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार ने, गवर्नमेंट ने खरीदा। उसके बाद खेतों की बिजली दिन में दी हमने। उसके बाद पानी, क्योंकि पंजाब का पानी जो है वो बहुत धरती में बहुत ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, क्योंकि धान की फसल है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमें 3800 लीटर पानी लगता है, तो हमारा धरती का पानी जो है वो बहुत नीचे जा चुका था। उसको रिचार्ज करने का प्लान बनाया। आज हम कह सकते हैं कि जब हमने ओथ ली थी तो 22% पानी इस्तेमाल होता था सिंचाई के लिए, आज 78% हम पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने नौकरियां देनी शुरू की, 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने बैठा हूँ। एक सिंगल बंदा भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे से पैसा लिया कोई, या मेरे नंबर कम थे, मेरे से कम नंबर वाला जो है वो सिफारिश लग गई किसी MLA की, मंत्री के कोटे में आ गया, उसको नौकरी मिल गई। नो, एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बंदे को 3-3 मौके भी मिले हैं। वो वायदे गिना रहे हैं जो आपने पूरे किए, पर कई सारे ऐसे वायदे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं किए। आपने बोला था कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था।
उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया, अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव नहीं, से उसके पहले लिए- आप दे उसके देंगे लिए पैसे, बजट 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स होती हैं कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। हम उसी समय शुरू करते हैं स्कीम जब हमारे पास ये पता हो कि ये स्कीम पैसे की कमी की वजह से बंद नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1000 और 1500 रुपये वाला अगले महीने से पूरा होने लगेगा, और ये स्कीम हमारी अब बंद नहीं होगी। हमने जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अलग से निकाल के रख लिए। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है। तो हिसाब किताब के हम पूरे ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले तो तभी ज्यादा वैल्यू आती है, पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे। नहीं, चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो वोटर को याद रहेगा। उससे पहले क्या होगा ना, फिर एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली। तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब लोग नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना। फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा। पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मजा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए। अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म, धाड़ धाड़ धाड़। नहीं, आप थोड़ा सवाल 2-4 और पूछो, आने वाला फॉर्म वो। अच्छा, इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की, उससे जो फिजिकल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत खराब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5%, 3.5% के आसपास होना चाहिए। पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%, यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो, इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशंस। तो फिजिकल सिचुएशन इतनी खराब क्यों है पंजाब? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है। परसेंटेज पे देखो ना। नहीं, आप यूपी की वो भी तो देखो ना, फिर यूपी बड़ा भी है हमसे। गुजरात पे कितना? देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली। आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। तो ना तो नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो तो आजकल वो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं नौकरी वाले, तो ठीक है ना। तो नौकरी भी नहीं दी उनको, 15 लाख भी नहीं आया हर एक के खाते में। और जो कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बिशप गुरु बनाने चले थे, बिशप चेला बन के रह गए हम। हमारे फैसले तो व्हाइट हाउस से आते हैं, हमारे पंजाब के फैसले या देश के फैसले कि जी तो बहुत जल्दी खुल गए एकदम है। अब तो मैंने बोला कि आप सीरियस होकर जवाब दे रहे हो, आप तो एकदम ही बैटिंग करने तो ये लगे। सीरियस जवाब ही है ना। जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उस दिन हमारा भी उतर जाएगा। नहीं, ये हुआ एक आपने जवाब दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल जवाब एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पे। लेकिन हम वो विकास पे खर्चा हो रहा है। हाँ जी, देखो, पहले वाली सरकार 3.5 लाख करोड़ छोड़ के गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 3.5 लाख छोड़ा, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किया? सड़कें मैं बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल मैं ठीक कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज को पैसा मैं दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, वो कहाँ बना के, नौकरियां मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च के चले गए? जो उनके मतलब हमारा एक वित्त मंत्री था, 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पार्टी का प्रधान रहा मनप्रीत बादल। वो 9 साल यही कहता रहा खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो, है ना। जब है ही खाली उसको खजाना क्यों कह रहे हो यार? खजाने में तो कुछ होता है। इससे नेगेटिविटी इतनी फैल गई कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहने लगे बेटा कनाडा को निकल जाओ, बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बेटा आईलेट्स कर लो, चलो निकल जाओ, यहाँ तो खजाना खाली है। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, हमने खुल के पैसे पब्लिक के पैसे दिए, ठीक है ना। हमारी स्कीमें आपने ज्यादा ही दे दी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने। हैं जी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने, मतलब कि इंटरेस्ट बर्डन आपने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा दी जितना आपका स्टेट का रेवेन्यू है नहीं, उससे ज्यादा खर्चे कर दिया आपने। नहीं, स्टेट देखो 2 किस्म के कर्जे हैं। अगर तो लोन लेके ट्रक ले रहे हो तो ट्रक कमाई करेगा, लोन उतार देगा। अगर लोन लेके आप बेटे को मोटरसाइकिल
और गाड़ी लेके दे रहे हो बड़ी जो खर्चा करती है, फिर वह आपका कर्जा जो है वो आपका दुगना तिगना होगा। हम पंजाब वाले जो लोग हैं किसी का कर्ज हम रखते नहीं हैं अपने सर पे। इस इंटरव्यू से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, राज्यसभा के जो एमपीज थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया? पता क्या है, देखो किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को तो। लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका, पहले ईडी भेजो, ईडी के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ईडी आती है, 2 दिन ईडी सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है? तो डरा के, या लालच दे के, या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बीजेपी के आज पंजाब में 117 में से 2 एमएलए हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है? जिस पार्टी ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो कहाँ गई उसकी पार्टी, नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहाँ गई पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाघ सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को खत्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया बाद में पछताए हैं वो। लेकिन वोट काट देंगे, वोट एसआईआर में आपको दादा का बताना होगा। आप पंजाब में कैसे करोगे जी एसआईआर? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे। पंजाब में भी तो हो रही है एसआईआर की एक्सरसाइज है जी, पंजाब में भी तो हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का ड्रेस कहाँ का था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है। तो कहा ये क्या बात होगी, परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है। नहीं, पर आपने बोला कि बीजेपी को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट्स दी, अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे। हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं। नहीं, चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये बता दे। वो दूसरों की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं आप नहीं। अच्छा, हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। इससे पहले जोगेंद्र यादव भी थे, प्रशांत भूषण थे, उनको तो नहीं दिया आपने राज्यसभा टिकट। है जी, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है। नहीं, मुझे ये बताओ, राज्यसभा में हर राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान होगा आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में? नहीं, वो पंजाब के लोगों के साथ, मासेस के साथ उनका कोई लिंक नहीं था। वो तो मतलब ऊपर वाले राज्यसभा वाले थे। देखो, एक और बात मैं बताता हूँ, राज्यसभा में ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब हार जाते हैं। जेतली साहब अमृतसर से हार गए तो राज्यसभा आ गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई, राज्यसभा में आ गई। एक समय तो ऐसा था कि 70% कैबिनेट जो मोदी साहब की पहली कैबिनेट थी वो राज्यसभा से थी। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ने चुन लिया
ये बहुत बड़ी बात है। चाहे गांव का सरपंच बन जाओ आप, पब्लिक द्वारा चुन लेना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर के वोटरों ने राघव को चुन लिया था और उसको जल बोर्ड का चेयरमैन भी बना के रखा, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जब इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक दोबारा नहीं चुनती कभी भी उनको। बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो ये बात दिल में लेके ही चले गए कि काश मुझे कभी जनता चुन ले। सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी दुनिया में ख्याति थी उनकी, लेकिन कभी भी वो पब्लिक द्वारा चुने नहीं गए। अगर चुना हुआ आपने पद छोड़ दिया तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यार हमने आपको चुन लिया था, इससे बड़े क्या बन जाओगे। राज्यसभा इज अ सिलेक्टेड, लोकसभा इज इलेक्टेड। सो इलेक्टेड में जो मज़ा है ना, वो आप मेरे साथ बैठते रहे हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों बैठते थे, लेकिन देख लेना जो इलेक्टेड है वो चिंता में ही रहेगा हर वक्त कि मैंने पब्लिक में जाना है, मैंने धन्यवाद भी करना है, मैंने पैसे भी वो जो चाहे एमपी लैड है या कोई भी को काम करवाना हो अपने क्षेत्र का, तो उसको चिंता रहती है मैं दूसरी बार जब जनता में जाऊंगा क्या मुंह लेके जाऊंगा। सही बात है, राज्यसभा वालों को नहीं रहती। तो शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात नहीं पहचानी कि मैं इलेक्टेड भी था, इलेक्शन उनको वो सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी राजेंद्र नगर वाली। पर जैसे संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपके एमएलएस के साथ, कैंडिडेट्स के साथ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है असेंबली इलेक्शन से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब के लोग तो खास तौर पे ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल्याण सिंह, मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने पढ़ा इसका सारा, कल्याण सिंह ऐसे नेता थे यूपी के, इतना प्यार करती थी जनता उनको कि जब वो जनसभा करके निकलते थे तो लोग उनके पाँव की माटी को माथे से लगाते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। वाजपेयी साहब से कोई झगड़ा हो गया पार्टी में, पार्टी छोड़ दी, उसके बाद भाई साहब पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उमा भारती, सो पार्टी मैं तो कहता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आपने हमें याद करा दिया, हम भी भूल गए, चलो दैट इज पास्ट, इवन गॉड कांट चेंज पास्ट, चलने दो, कुछ नहीं होता फर्क। आप तो खुशी होगी कि बला टली है जी, आप तो खुशी होगी कि गए। मुझे क्या खुशी होगी, मेरी पार्टी के मेंबर थे, मुझे दुख हुआ है इस बात का कि कुछ बहुत, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत उन लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली फैमिली मेंबर के तौर पे हमने काम किया, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में क्या आया। चलो भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। मुझे पता था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है। पंगा लोगे उल्टा ही पाएगा, तो पंगा लेना ही नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं अपने सवाल पूछूंगा आपसे हाजिर जवाबी में, तुकबंदी में, तो पंगा लेना ही नहीं है। पता क्या है, ये भी पंजाबी है ना, इसके नानके पटियाला में है, तो इसको मुझे पता है, इसकी सारे पासवर्ड मुझे पता है इसके। ये अलग से आप बोल रहे हो कि सबके पासवर्ड पता है, लोग बोलेंगे कि बिग ब्रदर इज वाचिंग, की सरकार एकदम सब पे सीआईडी कर रही है। नहीं, सीआईडी कर रही थी और आपके खुद के एमपी निकल गए, आपको पता नहीं चला क्या सीआईडी है आपकी। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम अपने काम लेके जाएंगे 2027 में लोगों के पास। 5 साल के जो काम किए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया था दिल्ली वालों को कि अगर मेरे काम पसंद आए तो वोट डाल देना, वरना ना डालना। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना अभी तक मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना। भाई किससे बचाना है बता तो दो। 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ, ये उनका अच्छा, मैसेज। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, एक बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड। दोनों बार आके मैंने एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई, जो हमने की,
पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया। ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए हैं? बताइए। आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था। ट्रंप भी अब जाता है जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एयरफोर्स 1 में भी करता है ना। कौन जाता है जी प्रधानमंत्री के साथ? आके कोई डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया, नॉर्वे में क्या काम तो था? सुबह से लेकर रात तक मीटिंग चलती रहती है ना, ऐसा थोड़ी कुछ चिपके कर रहे हैं। वो बताना आके, उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहां, पता नहीं। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब। हमने भी ज्योग्राफी तो हमने भी पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी। ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहां तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, हाँ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं। मैं अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ। जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं? इतना भी ये तो एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जफ्फी डालते हैं, इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप फलाना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए। अमेरिका ने इंटेलिजेंस, अमेरिका ने साथ दिया? अमेरिका ने तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए। मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है। कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है। बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार? ये बेइज्जती क्यों हुई? हैं? बेइज्जती क्यों हुई? कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? काफी टाइम से तो ले ही रहे थे ना। अभी भी नहीं, तो 7 रुपए पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया। 2 रुपए का जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे बढ़ जाता है। जब सुबह जागते हैं, आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो अब रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद। इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम। जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की कि जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन। आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है। और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अब भी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है। देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते जी मैं उसको गोली मार दूंगा। कहता तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में। कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा। कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है? तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? मैं किसी की तरफ मैं नहीं मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो। नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना। किसकी तरफ हो? मैं अरे क्यों, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए इसलिए थोड़ी। मैं कहना सवाल पूछो, सवाल जवाब को डिफेंड करना थोड़ी। नहीं अरे सर, तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना। फिर मैं बैटिंग करूंगा, आप बॉलिंग करोगे, आप बॉलिंग करोगे, बैटिंग करूंगा। तो चलो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं,
बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, एलपीजी का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हर बात, हर कमजोरी अब उस जंग के नाम लगाएंगे। मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए, सोना मत खरीदो। नहीं, कौन बेरोजगार हुआ है जी? बेरोजगार जो सोने की दुकानों वाले। बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशोक्ति मत करो नहीं, ना। प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो। पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते ये मत पहनो। आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना। मतलब डेमोक्रेसी है, अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ये बड़े स्मार्ट है, ये ले गए हमें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, पूछो। आप जा रहे हो गल्फ वॉर की। अच्छा बताओ पूछो ये पंजाब कि को। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो ये कि भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो हैं, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ले। नहीं, वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो पंजाब का प्रभारी होगा, दिल्ली से आते हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं। तो मुझे बताइए, जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं, नितिन नवीन क्या मतलब मलिकोल्ला से हैं। तो मतलब नेशनल पार्टी हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो, हाँ, डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। सच बताओ। मैं, आप लोग बता देंगे सच 2027 में, शर्त लगा लो उस दिन की तरह मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं, अगर 100 फैसले होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं। और पीछे बताते कितने कि ये करो वो करो? नहीं, अगर वो करेंगे भी, मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर? मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे? मोदी जी के नाम। ना, लाडली बहना किसकी थी? शिवराज चौहान। उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर। चलो जी, पता नहीं कौन। राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी? वसुंधरा सिंधिया। उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई। उनके नाम पे नहीं लड़े। मतलब कहाँ ऐसे तो बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना। बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डलेंगे ना। तो फिर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे तो लोग कैसे यकीन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब, हम आपस में पार्टी, जो मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं हम। अच्छी स्कीमें जो पंजाब की गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 एमएलए गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे एमएलए गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले। हाई कमांड है, पीएसी है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ थोड़ी हैं अब। मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था यहाँ पाने, एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता है 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा। ये आपने वादा किया। नहीं, पता है, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज है ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो विड्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रीहैब सेंटर बनाए। पहले रीहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियां की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियां रिश्तेदारियां वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे। लोग ड्रग स्मगलर को जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे। लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से ही जमानत हो जाती थी। कानून थोड़ा कमज़ोर था। अभी हमने कानून में भी थोड़ा शोध अमेंडमेंट की है। अच्छा, एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है, अब आप बुरा मत मानना लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए, ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा। आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवंत मान पे उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है जी, उनके पास और इल्जाम क्या आएगा? मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा। 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है।
आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है? ये उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्ज़ाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा बाद में, अगला बंदा सफाई देता रहेगा, है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए, ठीक है ना? वो कहते हैं जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है। पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूं, पिता हूं। उनका एक वो कांग्रेस का प्रधान है, वो 12-5 हड़ताली बोल रहा है, ठीक है ना? वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन, वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं, इनके पास और कुछ है ही नहीं, गालियां देते रहते। लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने, पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 आउट ऑफ 117 दी। इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो। क्यों करा लें? उनके कहने पे वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं। उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट हम, जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का। मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के। 2027 में पता चल जाएगा, आ जाए पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी अब बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं, पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सकते। कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा। नहीं, वहां पे इतना बड़ा बहुमत आया। नहीं, आप तो बिहार में भी जाते रहे हैं उनके। मैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था। हाँ, हरियाणा में भी थे। कैसे जीतते हो आप बताओ, कैसे जीते? पहले लड़ाई करवाते हैं दो समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं। नूह में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे। क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को वो आगे करेंगे। वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा एमपीज आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में, अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं? क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहें, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट, वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए। क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे? मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लेना। और कांग्रेस का लिख दूं? कांग्रेस का भी लिख दो। कितनी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को? सिंगल फिगर, ठीक लगा लो थोड़ा जा। 1 to 9 कांग्रेस को। साइन इसके नीचे भी कर दूं, इस ऊपर वाले चल जाएंगे। एक ऑटोग्राफ चल जाएगा। हाँ। नहीं, वो अकालियों को 0 ले लो। ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब। देखिए भाई, इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा। अपना तो बताया नहीं आपने, पिछली बार 92 बाकी जितनी बच गई वो दे दो सारी। हाँ, आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने? ये अकाली को 0 दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 से 9, बीजेपी को 1 से 2। ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था, लिख के लिख लो। फिर दिल्ली में क्या हुआ? नहीं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के बीजेपी पब्लिक में कब गई है? बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त। कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह यूटी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे। कभी कहते हैं बीबीएमबी के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे। कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे। आरडीएफ का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। बैट का हमारा एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का, वो पैसा नहीं दे रहे। कोई तो ऐसा काम हो। फिर पंजाब के लिए अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे? नहीं, जो हमारे बन रहे हैं, हमारा राइट है।
जो हमारा आरडीएफ का पैसा है, वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? और मुझे ये बता दो, बीजेपी में बीजेपी का नेता कौन है? सारी कांग्रेस जो है, कड्डी वड्डे शड्डे सब इतने इधर आ गए। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर, वो बीजेपी में माइग्रेशन, है ना। मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था, माइग्रेशन बीजेपी में। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था, माइग्रेशन। फतेह जंग बाजवा, प्रताप बाजवा का सगा भाई, माइग्रेशन, ठीक है ना। सुनील जाखड़ उनका प्रधान था, माइग्रेशन। तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है? नहीं नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई। वो शुवेंदु अधिकारी तृणमूल पश्चिम से बंगाल आए। और पंजाब में फर्क है ना। ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते। ये सारे, मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था, कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था। तो ये उस समय कांग्रेस को, ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे। पंजाब के लोग हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं। नहीं, क्योंकि बीजेपी की होप यह है कि सिखों में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है, हिंदू समाज उनके साथ है, और अगर उनका ये कम्युनिस्ट ड्राइंग रूम में बैठ के बातें नहीं होती भाई साहब। गांव में चलना, कभी गांव में चल के पूछना लोगों को क्या हाल है, ठीक है ना। और पंजाब के लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, ठीक है ना। ये कांग्रेस में 6 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके वॉलंटियर काम है, मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। अंधेरे में ईंट मारो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लगती है जाके, ठीक है ना। उनका कांग्रेस का तो सीधा साफ है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की जाखड़ से नहीं बनती, ठीक है ना। नहीं, जाखड़ तो चलो ये है नहीं, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। वो तो कटाक पटाक, वो तो वो चल रहा है काम, इनका है नहीं कुछ। सिद्धू की कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की? क्या सिद्धू की कमेंट्री और कॉमेडी ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की? नहीं, भगवंत मान मैं कब कह रहा हूँ? मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल स्टायर करता हूँ, व्यंग करता हूँ, ठीक है ना। सच, कई बार चीज़ों को बताने का तरीका कोई और होता है, ठीक है ना। तो मेरे तरीके को लोग पसंद करते हैं, मैं क्यों फिर बदलूँ उस तरीके को? मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे बोलो, और जो भी मैं बोलता हूँ उसमें कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई कम हो। देखो, नहीं, पर जब सरकार के बाहर हो तब सटायर में ज्यादा मजा आता है, सरकार के अंदर रह के तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है ना। नहीं क्यों, मैं कर तो रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कर रहे हो बाकियों पर सरकार के अंदर रहते हुए अपने काम को एक्सप्लेन करते वक्त तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ नाल, जो मेरे पे कोई वो करते हैं कोई, वो असल में ना वो मेरी पिच पे आके खेलने लगते हैं। हाँ हाँ, कॉमेडी उनको करनी नहीं आती, वो इस चक्कर में कुछ ना कुछ और बोल जाते हैं, गलती हो जाती इसीलिए तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला इनको जो बोलना है बोलने दो, इनसे भिड़ना तो बड़ा खतरनाक है। है। आप बचाव हो गया आपका। हाँ, महंगा ही पेगा, छोड़ दो इनको, मारने दो सिक्सर, बोलो वाह वाह वेल डन, छोड़ दो भाई। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, चलो उन्होंने सवाल पूछे, आप ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ, चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं चाहे आप लाइव में, आपको आज वाली इंटरव्यू में कुछ तो अलग से लगाना, कि कुछ तो बात कुछ अलग से हो रही है ना, कि नहीं तो सवाल आप अपने सवाल आप को पहले मार्क दे फिक्स रहे हो होते कि हैं। मुझे मार्क दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो क्या होता है कि सवाल भी फिक्स होते हैं, वो वही फॉर्मल सा सवाल, फॉर्मल सा जवाब, बोर हो जाते हैं सब लोग। लेकिन अब हमारे में केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि जो इन्होंने पूछा मैं उसके 2-2 3-3 जवाब दिए, इन्होंने भी काउंटर किया, मुझे भी अच्छा लगा कि कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने पहले मुझे 2 दिन पहले भेज दिया हो, फिर मैं उसकी प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस जो बात दिल से निकलती है वो असर सवाल रखती तो है। ना इन्होंने पूछे ना हमने भेजे, ना हम भेजते हैं, इनमें से किसी ने पूछे भी नहीं। और ऐसे सवाल अगर पूछते पहले बता दिए तो क्या पता आते भी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। मान हम साहब, कोई गुंडागर्दी करने तो आए ही नहीं है। खत्म करने से पहले, अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो? सरकार को, हाँ, अगर हमारे- कॉमेडियन भगवंत मान हाँ। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहेगा? जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत खूब, बहुत खूब। समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का। एनी टाइम, हाँ, एनी टाइम, इलेक्शन के समय भी मिलेंगे। हाँ। उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक
वो करेंगे। वॉक तो टॉक करेंगे आपसे, Walk with मजा आएगा। नहीं, पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक जब और मर्जी सबमिट हो, करेंगे। जब हाँ? मर्जी हो, पंजाब आपका है। पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है, मेजबान पंजाबी तो जहाँ दुनिया सर कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको। तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो हम फिर से आएंगे, पंजाब इलेक्शन से पहले वॉक द टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी, बेस्ट ऑफ लक ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं संभाल के रख रहा हूँ आगे के लिए। हाँ, काउंटिंग वाले दिन फोन करेंगे, काउंटिंग वाले दिन फोन करेंगे। थैंक यू जी।